उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया है वो है स्टूडेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ना। देखें, इसकी थ्योरी भी एग्जामिन हो चुकी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थ्योरी भी एग्जामिन हो चुकी है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग है क्या। कुछ फीडबैक आप मुझे इस पे दे सकते हैं दैट व्हाट इज अकाउंटिंग। हमने लास्ट क्लास में कहा था कि बेसिकली अगर हम अकाउंटिंग का वैसे ले मैन लैंग्वेज में देखें तो अकाउंटिंग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स को, कि हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब जब आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो किस तरह से अकाउंट्स, जैसे हमने 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, और इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत से इनमें सब अकाउंट्स भी हैं। लाइक 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, फिर करंट एसेट्स के अंडर में फॉर एग्जाम्पल कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड, बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आप एक इनवॉइस को देखो, जब आप कोई चीज खरीदते हो मार्केट से, कोई एसेट खरीदते हो, आपको इनवॉइस मिलती है। ठीक है, उस इनवॉइस से लेकर बैलेंस शीट में डेटा ट्रांसफर करने तक जितना भी प्रोसेस फॉलो होता है, ये बेसिकली अकाउंटिंग का पार्ट है। इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, कि आपने किस तरह से चीजों को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्या हमने इनको एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, क्या हमने इसको लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करना है, सेकंड पॉइंट ये है। फिर हमने इनको समराइज करना है। ठीक है, समराइज करने के बाद हमने इनका एनालिसिस करना है, इनको एनालाइज करना है। तो बेसिकली हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हमें अकाउंटिंग में फॉलो करने पड़ते हैं। देखो, आप एसेट खरीदते हो फॉर एग्जांपल और आपको इनवॉइस मिला है, तो जैसे मैंने बोला अल्टीमेटली इसने कहाँ जाना है, अल्टीमेटली इसने डेफिनेटली स्टूडेंट बैलेंस शीट में ही जाना है, लेकिन इन सारे स्टेप से गुजर के जाना है। तो फिर हमने देखा कि यार अकाउंटिंग में गैप, ठीक है, गैप और आईएफआरएस अकाउंटिंग की बेस है। अकाउंटिंग इन पे बेस करती है। अकाउंटिंग की बेस होने का क्या मतलब है कि वी प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गैप एंड आईएफआरएस। यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर हमने बहुत से डिफरेंट प्रिंसिपल्स देखे थे, कन्वेंशंस देखी थी। कहां तक पहुंचे थे स्टूडेंट्स हम? ऐसा नहीं है कि अगर हमारे एक साल कोई डेप्रिसिएशन का मेथड है, अगले साल कोई और डेप्रिसिएशन का मेथड आ गया है, ये अलाउ नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये तो अलाउ करते हैं कि आप डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने चेंज करना भी है तो आपको एक सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी, कोई सॉलिड बैकग्राउंड इसका बताना होगा कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। क्लियर? होती हैं उनकी बेसिकली 2 फॉर्म्स हमने देखी थी, एक इकोनॉमिक फॉर्म और एक लीगल फॉर्म। वो कह रहे हैं कि आपने इकोनॉमिक फॉर्म को और लीगल फॉर्म को, जी अभी स्लाइड शो हो जाएंगी, जब हम टॉपिक की तरफ आएंगे स्लाइड शो हो जाएंगी। वो ये कह रहे हैं कि आपने किसी भी ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक फॉर्म को और लीगल फॉर्म को इग्नोर नहीं करना। लीगल फॉर्म को भी अकाउंट फॉर करें और इकोनॉमिक फॉर्म को भी अकाउंट फॉर करें। क्लियर? अच्छा, ये जितने भी इकोनॉमिक लाइफ होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। इकोनॉमिक लाइफ को हम डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। ठीक है, इसका भी देखें बेसिक पर्पस यही होता है कि हम अपने आइटम्स को कंपेयर कर सकें, हम अपनी ट्रांजैक्शंस को कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो हम कर रहे क्या हैं यहाँ पे, हम एक ओवरऑल लाइफ को, उसकी ओवरऑल लाइफ को डिवाइड कर रहे हैं इनटू डिफरेंट पीरियड्स। क्लियर?
अच्छा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अदर देन मॉनेटरी यूनिट कोई भी यूनिट बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होती। अदर देन मॉनेटरी यूनिट, लाइक के डॉलर में अगर आप बना रहे हैं, पाक रुपी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसके अलावा कोई भी जो यूनिट है उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? चलें, गुड। अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने आज जो हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। देखें, अब आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो हमारा मेजर काम होगा ना, थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं, कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा अब जो हमारा मेजर काम है वो क्या है? वो न्यूमेरिकल्स हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आगे भी आप देखेंगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे, अब ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे, कम थ्योरी होगी। स्लाइड नजर आ रही है स्टूडेंट? अब आर वी गुड टू मूव? अच्छा, लास्ट हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा है, ठीक है। अब हम देखते हैं फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर स्टूडेंट, फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? फुल डिस्क्लोजर का ये मतलब है कि आपने जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट आपके पास है, उसको आपने डिस्क्लोज करना है। आपने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी है, उनके एंड पे नोट्स गिवन होते हैं, नोट्स। वो बेसिकली डिस्क्लोजर कहलाता है कि हमने जितने भी अकाउंट्स ऊपर प्रिपेयर किए हैं ना, उसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है? वो डिस्क्लोजर्स हैं, वो नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। यूजुअली फॉर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यूजर्स आर इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी फैक्ट नेसेसरी फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। फिर इसके बाद है प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, देखें प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि हम बेसिकली अकाउंटिंग में समटाइम्स कंजर्वेटिव होकर सोच रहे होते हैं। कंजर्वेटिव होकर सोचने का क्या मतलब है? कंजर्वेटिव होकर सोचने का ये मतलब है कि अगर आपके पास एक्सपेंस या लाइबिलिटीज, आप 50% भी श्योर है ना कि मेरा एक्सपेंस होने वाला है या मेरी लाइबिलिटी इनकर होने वाली है, तो आप रिकॉर्ड कर दें। इफ यू आर इवन 50% श्योर, अपना एसेट और अपना रेवेन्यू तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आप 90% श्योर नहीं है। उसकी रीजन क्या है? एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। आप कभी भी अपने एसेट को पहले ही रिकॉर्ड भी कर लेंगे, ठीक है। पहली रिकॉर्ड जब तक आप 90% श्योर ना हो कि इसने रियलाइज होना है, ठीक है। इसको प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कहते हैं। अब इसी तरह हमारे पास अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देखें जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टूडेंट, उसकी दो फॉर्म्स हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग किन बेसिस पे प्रिपेयर की जा रही है। दो तरह के बेसिस हैं हमारे पास बेसिकली। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। एक हमारे पास है कैश बेसिस और एक हमारे पास है अक्रूवल बेसिस। देखें अक्रूवल कैश बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस ये होता है कि जब भी कैश आएगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश जाएगा तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे।
मतलब आप सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं विद द फ्लो ऑफ कैश। जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में कैश फ्लो करेगा, आपकी ट्रांजैक्शंस भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। ठीक है, ये कैश बेसिस है। इसी तरह अक्रूअल बेसिस है। अक्रूअल बेसिस देखें, अक्रूअल बेसिस क्या होता है? अक्रूअल बेसिस ये होता है कि आप, अक्रू का मतलब क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितनी भी अकाउंटिंग है वो अक्रूअल बेसिस पर बेस करती है। ठीक है, अक्रूअल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रू? से निकला है बेसिकली अक्रू, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर आपने सर्विसेज डिलीवर कर दिए, अगर आपने सर्विसेज डिलीवर कर दिए किया, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। देखो, कैश रिसीव ना करने का मतलब क्या है? कैश रिसीव ना करने का मतलब है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आउटस्टैंड कर रही है। कैश रिसीव ना करने का मतलब है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आउटस्टैंड कर रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप मार्केट गए, मार्केट, वहां पर आपने कैश दिया और प्रोडक्ट ले लिया है। कैश दे के आपने प्रोडक्ट ले लिया है। ये क्या है बेसिकली? ये तो, इसमें कुछ अक्रू तो नहीं कर रहा, इसमें कुछ आउटस्टैंड तो नहीं कर रहा। आपने पैसे दिए, उतने ही पैसों की चीज ले ली। अक्रू कहां पे करेगा? आउटस्टैंड कहां पे करेगा? जब आपने सर्विस डिलीवर कर दी है, प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, लेकिन कैश रिसीव नहीं किया। इसे, ऐसी सिचुएशन में आपने रिकॉर्ड कर लेना है। वो कहते हैं कि जब आपका एक्सपेंस इनकर हो गया है, उसको रिकॉर्ड कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो हुआ है या नहीं हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, आप कि अगर एक्सपेंस इनकर हो गया उसे रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल कि एक एम्प्लॉई है, उसने 15 डेज हमारे पास काम किया है, 15 डेज उसने हमारे पास काम किया है, लेकिन अभी तक हमने उसको सैलरी नहीं दी। देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का 15 डेज का एक्सपेंस तो इनकर हो गया है ना, आप उसे पेमेंट करें या ना करें, ये आपका एक्सपेंस हो चुका है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देखता हूं। देखिए, हमने 15 दिसंबर को एक एम्प्लॉय हायर किया है और 15 जनवरी को उसका 1 मंथ कंप्लीट होगा। यहां पर आकर हम उसको सैलरी देंगे, लेकिन स्टूडेंट यहां पे हमारा ईयर क्लोज हो गया, 31 दिसंबर को हमारा ईयर क्लोज हो गया। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट के डेफिनेटली होता इस तरह है कि जब आपका ईयर क्लोज हुआ है ना, आप इन 15 डेज का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। 15 डेज का जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करें। क्लियर? इसे कहते हैं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि ये बेसिकली अक्रू कर रहा है। क्या कर रहा है? अक्रू कर रहा है। तो स्टूडेंट, हम जितनी भी आगे भी हमारा जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना, आप देखिएगा कि वहां पे अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे काम हो रहा होगा। अब हम इसको स्लाइड से भी देख लेते हैं। देखें, रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड रिगार्डलेस व्हेन कैश इज एक्सचेंज।
कैश का कोई ताल्लुक नहीं है, आप कैश दें या ना दें, अगर एक्सपेंस हुए ठीक है तो वो इनकर, अगर एक्सपेंस इनकर हो गया तो आप रिकॉर्ड करेंगे, अगर आपने रेवेन्यू रियलाइज कर लिया तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? अब उसके कंपैरिजन में है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है स्टूडेंट? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये होता है, जैसा मैंने आपको बोला है कि अगर हमने एम्प्लॉय को कैश दिए तो आप उसको रिकॉर्ड करें, अगर हमने एम्प्लॉय को कैश नहीं दिया तो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बेशक वो काम करता रहे। अगर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमने उसने रिकॉर्ड नहीं, कैश उसने दिए ही नहीं है, बेशक उसने पूरा महीना भी काम कर लिया है, लेकिन अगर हमने उसे कैश नहीं दिया तो डेफिनेटली हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो अब चल नहीं रहा कहीं पर भी। उसके बाद आ जाता है रेलेवेंस। वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है ताकि जो यूजर्स हैं वो डिसीजन ले सकें ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी होता है कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिसपे वो रिलाई कर सकें, जिसपे जो यूजर्स हैं वो रिलाई कर सकें और रिलाई करने के बाद वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें। इसी तरह फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट के एरर नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है, free from error and information that is faithfully represented is complete। complete होनी चाहिए, unbiased होनी चाहिए, देखें लिखा है विदाउट बाइसनेस। ठीक है, और थर्ड है फ्री फ्रॉम एरर, उसमें एरर नहीं होना चाहिए। इसी तरह न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी होता है कि इंफॉर्मेशन न्यूट्रल होनी चाहिए, आपने इंटेंशनली इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट नहीं करना। ठीक है, फिर कंपेरेबिलिटी है, जैसे हमने बोला कि यार आप की जो आपने कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट प्रिंसिपल्स यूज करने हैं ताकि कंपेरेबिलिटी का इशू ना आए। ठीक है, कंपेरेबिलिटी का इशू ना आए तो आपने ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं जो कंपेयर किए जा सकें। स्टूडेंट 1 मिनट रुकेंगे, अजान हो रही है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा एनालिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, इसे कहते हैं वेरीफाइबिलिटी। ये आपकी जेन्युइननेस बता रहा होता है। फिर होता है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस होता है कि इंफॉर्मेशन जो है आपने टाइमली डिलीवर करनी है, टाइमली इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है, वो ऑब्सोलीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने बाद आकर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है कि कोई भी एक ले मैन है जिसके पास बेसिक यूजर्स विद द बेसिक नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग and who make a reasonable effort to study the financial statement should be able to readily understand the information the statement present। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट जहां से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल देखें, सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझें कि अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है। अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं कि जितना जब हमने कोई भी एंट्री करनी है, कोई भी, सबसे पहले तो हमारे पास अकाउंटिंग इवेंट होगा ना, अकाउंटिंग इवेंट जिसको हमने रिकॉर्ड करना होगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट परचेज किया है तो आपको इनवॉइस मिली है। ठीक है, इस इनवॉइस से लेकर आपने अल्टीमेटली कहां तक जाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाना है। कहां तक जाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाना। क्लियर?
मतलब फॉर एग्जांपल आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, आप लेजर पास करेंगे, आप ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, ठीक है, आप उसको इसकी पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर आप इसका ट्रायल बैलेंस में इसको उसमें लेजर में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डेटा रिकॉर्ड करना है, वो डेटा रिकॉर्ड करना है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक इवेंट है, हमेशा आपने वो, एंड मेजरेबल, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकें। देखें, अगर ओनर की कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उसने पर्सनल लेवल पे एक ट्रांजैक्शन की है, तो हम कभी भी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हम उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे। तो इस बेसिकली हमने करना क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ गया जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए देखें, दो तरह की हमारे पास अकाउंटिंग की एंट्रीज होती हैं, दो तरह की अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं। देखें ना, एक सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और एक डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये होता है जिसमें एक एंट्री पास की जाती है, ड्यूअल इफेक्ट शो नहीं किया जाता, सिंगल इफेक्ट शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी पॉकेट मनी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी 10,000 पॉकेट मनी है, उसमें हम ऐड करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको फर्दर अगर कोई पेमेंट मिली है, रिसीव हुई है, ठीक है, या आपको नेक्स्ट मंथ की पॉकेट मनी मिल रही है, हम उसमें ऐड करेंगे। देखो, वो सिंगल ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5,000 मिल गए दोबारा से, वो आपने ऐड कर दिए। डबल इफेक्ट, इसका ड्यूअल इंपैक्ट तो शो नहीं किया। फिर आपने लेस कर दिया कि जी आपका फॉर एग्जाम्पल आपने करीम में यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल एक्सपेंस हुआ है आपका, जैसे जैसे एक्सपेंसेस होंगे वो आप माइनस करेंगे। सेम इज द केस विद अकाउंटिंग। या आप अगर बैंक की स्टेटमेंट देखो, क्या होता है, आपके पास 10,000 का बैलेंस था, आपने पैसे डिपॉजिट किए 5,000, ये 15,000 हो गया, ठीक है। आपने 2,000 जो है वो माइनस कर दिया है, तो ये फॉर एग्जाम्पल 13,000 हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये ग्रेजुअली एंट्रीज के साथ से रिलेट करता है, एंट्रीज से रिलेट करता है सिंगल एंट्री से। इसका ड्यूअल इफेक्ट नहीं होता। जो चीज आ रही होती है यूजुअली हम उसको ऐड करते चले जाते हैं, जो लेस होता है हम उसको डिलीट कर देते हैं। जैसे देखें यहां पर एक, जैसे यूजुअली एक शॉपकीपर या कोई छोटा बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होता है, तो वो भी तो रैशनल यही होता है ना कि यार मैंने इतने की सेल की है, वो ऐड कर लेता है कि यार इतना पैसा आ गया है और मैंने ये रेंट दे दी है, ये मैंने सैलरी दे दी है, ये मैंने यूटिलिटी का बिल दे दी है, वो माइनस करता चला जाता है। अब देखें स्टार्टिंग बैलेंस, मतलब मंथ के स्टार्ट में इतना बैलेंस था, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इतना है, पोस्टेज स्टैंप्स इतनी है, जैसे जैसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं हम वो माइनस करते चले जा रहे हैं। सेल हुई है, हमने उसको ऐड कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है तनवीर, जिस तरह इन्वेंट्री का भी सिस्टम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है जिसमें देखो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमने सिर्फ इसकी एक एंट्री। आर यू क्लियर? गुड। लेकिन ये कभी एग्जामिन नहीं हुआ, सिंगल एंट्री सिस्टम कभी भी एग्जामिन नहीं हुआ, डबल एंट्री सिस्टम में एग्जामिन होता है। अब देखें डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उनका डबल इफेक्ट शो होगा, उनका ड्यूअल इफेक्ट शो होगा। इसको कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। कि फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। इसको कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम।
अब देखें, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हमेशा इफेक्ट करता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हम अकाउंटिंग की बेस पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, आपको कभी भी कोई पॉइंट यहां पे समझ में नहीं आ सकता। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो डेफिनेटली आगे चलकर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश फ्लो, तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ये जो बेसिक्स है ना, इनको आपने 110% क्लियर करना है। और कोई चीज समझ में नहीं आती, आपने मुझसे 10 टाइम्स पूछनी है, ठीक है? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट देखें, हमारी एक होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है? डबल अकाउंटिंग वो कहता है कि आपने इस तरह से दो इफेक्ट शो करने हैं, इस तरह से ड्यूअल इफेक्ट शो करना है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए, वो इक्वल रहनी चाहिए टोटल एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी के। अगर हमारे पास ये बैलेंस शीट है, करंट अफेयर, ओ सॉरी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। ये टोटल एसेट्स होते हैं, ये लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी होती है। आप इस तरह से एंट्री पास करेंगे कि आपकी दोनों साइड्स हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। पास की जाती हैं, इनके क्या रूल्स होते हैं, आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एंट्रीज वगैरह तो पढ़ी होंगी, ठीक है? जो भी आपका नॉलेज है, मैंने अक्सर बच्चों से सुना है या देखा है कि वो कहते हैं कि जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो, जा रही है क्रेडिट करो, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूं, डबल एंट्री रिपीट कर देता हूं। देखें, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि हर एंट्री, जो जितनी भी आप एंट्रीज पास करेंगे ना, जितनी भी ट्रांजैक्शंस पास करेंगे, उनका ड्यूअल इफेक्ट होना चाहिए। डबल का मतलब है दो जगह पे इफेक्ट होना चाहिए। और वो इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो होगी आपकी, वो बैलेंस रहनी चाहिए। इस तरह से आपने डबल एंट्री पास करनी। आर यू क्लियर? एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। सिंगल में हम क्या करते थे? सिर्फ हम लिख देते थे कि यार हमने इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। हम ये नहीं लिखते थे कि इसके काउंटर कौन सा ऐसा अकाउंट है जो ऑपोजिट में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इससे पहले आपका जो भी कॉन्सेप्ट है ना डेबिट क्रेडिट का, ठीक है, आप उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें और आप इस कॉन्सेप्ट को सुने जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस एंट्री को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि अकाउंटिंग सारी इसी पे बेस करती है। लेजर जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है और बैलेंस शीट तक जाता है, ठीक है? उसके बाद रेशियो एनालिसिस हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। सब में यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा हो, ठीक है? तो देखें स्टूडेंट, होता क्या है, सबसे पहले आप ये देखें 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1, रेवेन्यू। ये चीज लिखेंगे आप अपने पास। नंबर 2, लाइबिलिटीज। नंबर 3, इक्विटी।
नंबर 4 एसेट एंड एक्सपेंस। जिनको मैंने ब्लैक में लिखा है ना, जिनको मैंने ब्लैक में लिखा है वो एक ग्रुप है। आप ऐसा समझ लो कि ये जो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनकी हमने ग्रुपिंग कर दी है, और इस ग्रुपिंग में रेवेन्यू, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एक ग्रुप है, एसेट्स एंड एक्सपेंस दूसरा ग्रुप है। एक ग्रुप में क्या होगा, इनकी नेचर सेम है, इनकी नेचर सेम है, और इन दोनों की नेचर सेम है। इनकी नेचर है डेबिट, इनकी नेचर है क्रेडिट। इसी तरह आप लिख लो, अभी मैं आपको सारा समझाता हूं। लायबिलिटीज और इक्विटी की नेचर सेम है, और वो क्या है, क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंस की नेचर सेम है, वो क्या है, डेबिट। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? देखें स्टूडेंट, आगे चल के हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये इनकम स्टेटमेंट है और ये बैलेंस शीट है, और ये हमारे पास बैलेंस शीट है। देखें, इनकम स्टेटमेंट में इस साइड पे यूजुअली हम एक्सपेंस लिख रहे होते हैं, इस साइड पे हम रेवेन्यू लिख रहे होते हैं, इस साइड्स पे बैलेंस शीट के एसेट आ रहे होते हैं, यहां लायबिलिटी आ रही होती है, यहां पे इक्विटी आ रही होती है, और यही 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको कंसिडर करें, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। देखिए, एग्जाम में हम बेशक डेबिट क्रेडिट ना भी लिखें, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिखें। तो देखो, एक्सपेंस के डेबिट होने का मतलब, या एसेट के डेबिट होने का मतलब, या एसेट और एक्सपेंस का सेम नेचर होने का मतलब क्या है? सेम नेचर होने का मतलब यह है कि जब एसेट इंक्रीज होगा, जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। अच्छा, अब देखें, मैं आपके सामने एक अकाउंट बनाता हूं जिसको टी अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि ये टी शेप में, इसको लेजर भी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास लैंड का अकाउंट है। जितने भी, देखो ना, हमने बोला अकाउंटिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, तो ये क्या है, ये लैंड का अकाउंट है, जिसको हम टी अकाउंट भी बोलते हैं, जिसको हम लेजर भी बोलते हैं। ठीक है, हर अकाउंट का एक टी अकाउंट। जब भी हम, लैंड की नेचर क्या है, लैंड है एसेट। जब भी हम एसेट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। जब भी हम फॉर एग्जाम्पल लैंड का, यानी कि एसेट का अकाउंट बनाएंगे, लैंड का या एसेट का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट होगा क्या, होगा ये कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना, ओपनिंग बैलेंस, वो हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाता है। अगर हम एसेट की बात करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एसेट और एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट है। ठीक है, जब भी हम इसमें एडिशन करेंगे, जब भी हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसमें, हमारे पास लैंड थी 10 मिलियन की, हमारे पास लैंड थी 10 मिलियन की, उसमें हमने एडिशन कर दी, उसमें हमने एडिशन कर दी, यानी कि हम और लैंड खरीद के ले आए 5 मिलियन की, तो टोटल 15 मिलियन की लैंड हो गई। तो ये 15 मिलियन, देखो, अगर हम परचेज करके लाएंगे तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। जब भी एक अकाउंट इंक्रीज होता है, उसकी नेचर देखी जाती है कि उसकी नेचर क्या है। अगर नेचर डेबिट है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अगर नेचर क्रेडिट है, तो अगर मैं लैंड को सेल कर रहा हूं या लैंड डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। जब भी एक एसेट डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है,
जब भी एक एसेट इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। देखें, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज्यादा समझने वाले हैं जी। मैं रिपीट कर देता हूं। हमने ये कहा कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। कितने अकाउंट्स हैं? 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ये तीनों मतलब रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड इक्विटी एक नेचर के हैं, एक ग्रुप है इनका, और एसेट और एक्सपेंस का एक ग्रुप है। रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड इक्विटी की नेचर क्रेडिट है, एसेट और एक्सपेंस की नेचर डेबिट है। जब भी हम किसी अकाउंट की ट्रीटमेंट करेंगे, उसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, पहले हम देखेंगे वो अकाउंट है कौन सा। क्या वो एसेट का अकाउंट है, या क्या वो लायबिलिटी का अकाउंट है, क्या वो एक्सपेंस का अकाउंट है। अकाउंट देखने के बाद अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर उसकी नेचर डेबिट है। अगर वो एसेट और एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा। अगर उसकी नेचर क्रेडिट है, फॉर एग्जांपल जैसे रेवेन्यू है, लायबिलिटीज है, इक्विटी है, तो वो क्रेडिट होगा। क्लियर? मैं आपको ये बताने वाला था कि दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक रियल अकाउंट होते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट कहते हैं वो अकाउंट्स जैसे कि एसेट्स हैं। ठीक है, देखिए रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो क्लोज नहीं हो रहा होता, जो क्लोज नहीं होता। देखो फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी खरीदी है, हम क्या करेंगे? उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू। फिर अगला साल आएगा, हम फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कहने का मतलब है कि एक जो एसेट अकाउंट मतलब रियल अकाउंट होगा ना, वो खत्म नहीं होगा। खत्म ना होने का मतलब है कि इसका एक ओपनिंग बैलेंस भी होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि जब साल शुरू हुआ तो इस अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा हुआ था, इतने की मशीनरी हमारे पास पड़ी हुई थी, जो हमने अगला साल फिर हमने उस पर फिर उस पर क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू मतलब क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है कि जब साल खत्म हुआ तो हमारे पास इतने की मशीनरी पड़ी हुई थी। क्लियर? देखिए, जो एक्सपेंस अकाउंट होता है ना, एक्सपेंस अकाउंट होता है स्टूडेंट, वो अकाउंट जो भी एक्सपेंस अकाउंट होता है वो परमानेंट बेसिस पे नहीं चलता। देखो, आप जनवरी की सैलरीज आपने दी, इसी तरह फेब की दी, मार्च की दी, करते आपने दिसंबर की दी। दिसंबर की देने के बाद आपने टोटल किया कि मेरा 10 मिलियन था, और इस 10 मिलियन को उठाकर इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, शो कर दिया कि यार मेरी सैलरीज 10 मिलियन की हैं। उस दिन ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसमें जीरो पड़ा हुआ है, जीरो एक्सपेंस आपका इसमें पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम रियल अकाउंट की बात करें, वो जीरो नहीं होता, क्योंकि मशीनरी 1 साल के लिए तो नहीं ली होती, मशीनरी तो 5 साल के लिए ली हुई है, मशीनरी तो 10 साल के लिए ली हुई है। वो रिड्यूस होगा, कम होता चला जाएगा। हमें उसका ओपनिंग बैलेंस भी देखना है, क्लोजिंग भी देखना है। लेकिन एज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट, वहां के जो अकाउंट्स हैं वो 1 साल के बाद खत्म हो जाएंगे। सेल्स है जैसे, कभी आप ये नहीं सुनोगे कि यार पिछले साल की ये सेल थी और अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? जिनमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शो होता है। अगर मेरे पास 50 रुपीज की मशीनरी थी, ओपनिंग बैलेंस था, जब मैंने साल शुरू किया
मेरे पास 50 रुपीस की मशीनरी थी, मैंने एक साल में 20 रुपीस की मशीनरी सेल कर दी, मेरे पास रह गई 30 रुपीस की। देखो ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगला साल आ गया, अगले साल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो भी 30 होगा, फिर मैं उसमें चेंजेस, क्योंकि ये एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो जो ऐसे अकाउंट होते हैं जो खत्म नहीं होते। लेकिन नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो एक साल के बाद क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी अमाउंट पड़ी हुई होती है, इसमें जो कुछ पड़ा हुआ होता है वो परटेन करता है एक साल से, वो रिलेट करता है किसी एक साल से, उसका बाकी सालों के साथ कोई रिलेशन नहीं। क्लियर? तो जिस तरह हमने अभी बात की स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट की मैंने आपको एग्जांपल दी है ना। सैलरी अकाउंट क्या है? सैलरी अकाउंट वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ये देखो ना, हमने जनवरी की सैलरी दी, हमने फेब की सैलरी दी, हमने मार्च की दी, हमने पूरे साल की सैलरी दी, और जब हमने उसे ऐड किया तो एक साल में 10 मिलियन की सैलरी दी है। देखो इस 10 मिलियन को आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? इनकम स्टेटमेंट। ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। फिर अगला साल आएगा, फिर आप देखोगे यार मैंने इस साल जनवरी में कितनी दी, फेब में कितनी दी, मार्च में कितनी दी। इसकी नेचर अलग है। क्लियर? इसी तरह सेम इज द केस विद रेवेन्यू। रेवेन्यू जो होता है यूजुअली इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। गुड। अब हम चलते हैं वापस अपनी जो हमारी डिस्कशन हो रही थी स्टूडेंट। डिस्कशन ये हो रही थी कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसकी नेचर है जी तनवीर बिल्कुल ऐसे ही है। सैलरी एक्सपेंस जो है वो एग्जांपल है नॉमिनल अकाउंट की। रेवेन्यू, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी की जो नेचर है वो क्रेडिट है। एसेट और एक्सपेंस की जो नेचर है वो डेबिट है। और स्टूडेंट होता कि इसमें होता ये है कि आप अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे पूछता हूं एक एंट्री, परचेज्ड लैंड ऑन कैश। कि हमने लैंड परचेज की है कैश में। देखो लैंड का, लैंड क्या है? एसेट है, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, क्या है? व्हाट इज लैंड? इसकी नेचर क्या है? एसेट है। वेरी गुड। लैंड क्या है? एसेट। ये बिल्कुल बचपन के कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, एसेट है, ठीक है। अब देखो जब हमने लैंड परचेज की है, ये लैंड का अकाउंट था, ये आप समझो लैंड का अकाउंट है, इसमें 10 मिलियन की लैंड पड़ी हुई है, हम और परचेज करके ले आए हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो जब अकाउंट इंक्रीज होता है, एसेट अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्या होना चाहिए? जब एसेट अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्या उसे क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए? एसेट की नेचर क्या होती है? वेरी गुड, उससे डेबिट होना चाहिए। तो हम लैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? लैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास कैश है, कैश, अब देखें कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब हमने लैंड परचेज कर लिया तो कैश रिड्यूस होगा ना, कैश कम होगा, डिक्रीज होगा। कैश की नेचर क्या है? लाइबिलिटी है या एसेट है? कैश डेफिनेटली हमारा एसेट है, ठीक है। जब एक एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। कैश अकाउंट क्रेडिट।
क्लियर? अब अच्छा, अब देखें, इसके बाद अब मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूं, वो रूल्स आप कॉपी करें। ये देखें, ये रूल्स हैं जो बेसिकली हमने पढ़े, इन्हें कॉपी करें। एसेट है, ठीक है। एसेट क्या होता है? रिसोर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, और फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। फ्यूचर में क्या होता है? हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं, इसे एसेट कहते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है? जो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है और पास्ट इवेंट से अराइज होती है, इसको कहते हैं लाइबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। फिर होता है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी क्या होता है? रेजिडुअल इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो रह जाता है, रिमेनिंग बच जाता है, उसे रेजिडुअल इंटरेस्ट कहते हैं। फिर इनकम है। इनकम क्या होता है? जो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट को इंक्रीज करेगी, इनफ्लो होगा। फिर एक्सपेंस होता है, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ एसेट, ठीक है। जो हमारे पास से लाइक इकोनॉमिक आउटफ्लो होता है, वो एक्सपेंस होता है, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी हुई है। देखें, जर्नल एंट्रीज को करने का ये तरीका होता है। सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं डेट। सबसे पहले हमारे पास डेट होते हैं, फिर अकाउंट टाइटल होता है, फिर लेजर फोलियो होता है, फिर डेबिट है, फिर क्रेडिट है। लेजर फोलियो किसे कहते हैं? ये बेसिकली रजिस्टर को बोलते हैं। देखें, होता ये है स्टूडेंट कि अगर आप कैश की एंट्रीज कर रहे हैं, हो सकता है एक दिन में आपने 1000 एंट्रीज कैश की हो, तो इसलिए हम इसके साथ इसका रजिस्टर नंबर लिखते हैं कि हमें पता लग जाए कि यार ये हमने कहां रिकॉर्ड करना है, इसका लेजर कहां पे बना हुआ है, वहां पर हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो लेजर फोलियो यूजुअली एग्जाम में गिवन नहीं होता, तो आप इसको लिख दें और नीचे इसका खाली छोड़ दें उसको। स्टूडेंट ये सॉल्व करें। अच्छा, इशू शेयर की क्या एंट्री होनी चाहिए? देखो, जब हमने शेयर इशू किया और हमारे पास कैश आया, तो कैश आने से कैश अकाउंट इंक्रीज हुआ होगा। कैश एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और हमारी इक्विटी भी इंक्रीज हो गई है, हमारा शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल वो भी इंक्रीज हो गया है, वो इक्विटी अकाउंट में होता है। इक्विटी की नेचर क्रेडिट होती है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। शेयर कैश टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सेल्स की, सेल्स रेवेन्यू। जब सेल करते हैं तो सेल अकाउंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज होता है, सेल अकाउंट इंक्रीज होता है। उसकी नेचर क्या होती है? रेवेन्यू की नेचर क्या पड़ी है? क्रेडिट। अब मुझे बताएं डेबिट क्या होगा? सेल करने से हमारे पास क्या होगा? कैश आएगा। क्या, कौन सा अकाउंट इंक्रीज हुआ? वेरी गुड, कैश।
कैश डेबिट, कैश टू सेल्स। तो इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एचपीएल, हमने हबीब बैंक से लोन ले लिए, क्या करेंगे अब? हबीब अब क्या करेंगे? जब हम लोन लेते हैं तो हमारे पास क्या इंक्रीज होता है? हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमने पैसा देना है, ठीक है। तो जब लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। जब वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, ठीक है। कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। कैश डेबिट, बैंक लोन क्रेडिट। क्लियर? ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, इंक्रीज होती है, क्रेडिट। कैश का अकाउंट एसेट अकाउंट होता है, ये जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। लेजर पढ़ के ना फिर ब्रेक करेंगे। हम डिस्काउंट पे भी परचेज कर सकते हैं, हम प्रीमियम पे भी परचेज कर सकते हैं, हम दुर्रे शहवार पार पे भी परचेज कर सकते हैं, वो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। हम अभी बड़ा बेसिक सा डिस्कस कर रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिस कहां से करनी है, उससे आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बिल्कुल यही फॉर्मेट फॉलो करना है, जो फॉर्मेट मैंने आपको पहले दिखाया है ना, ये एंट्रीज पास करते हुए आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो यहाँ पे बना हुआ है। डेट है, अकाउंट टाइटल है, लेजर फोलियो है, डेबिट है, क्रेडिट है। लेजर फोलियो रजिस्टर को कहते हैं, रजिस्टर को एलएफ होता है, लेजर फोलियो, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज लेजर। देखें, अभी हमने बहुत सी एंट्रीज बनाई, फॉर एग्जाम्पल हमने कैश टू सेल्स किया, हमने लैंड टू कैश किया, हमने परचेजेस टू कैश किया। जी तनवीर, लेजर फोलियो को आप एम्प्टी रखें। स्टूडेंट 5-6-10 एंट्रीज पास कर ली। अगर आप कभी किसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और विजिट करें और थोड़ा ऑब्जर्व करें कि यार एक दिन में एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एंट्रीज पास होती हैं। अब कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो आपको पता लगेगा कि 100 एंड टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं इसी तरह आपके सामने 1000 एंट्रीज पास करूं, 1000, लैंड की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, हमने लैंड को क्रेडिट साइड पे लिख दिया। परचेजेस की वजह से अगेन क्रेडिट हो रहा है, डिविडेंड की वजह से। जब आप इस साइड का भी टोटल करोगे, इस साइड का भी टोटल करोगे, तो आप मुझे इन 1000 एंट्रीज के बजाय 1 मिनट में बता देंगे कि सर इतना कैश डेबिट हुआ है, इतना कैश क्रेडिट हुआ है थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट। और उसका डेबिट क्रेडिट मैंने आपको बताया है कि अगर कैश यहां पे देखें, जर्नल एंट्रीज और लेजर बहुत ज्यादा एग्जामिन नहीं हुआ है पास्ट पेपर में, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, जर्नल टॉपिक्स हैं। लास्ट 20 इयर्स अगर आप उठाकर देखें तो जर्नल एंट्री आपसे नहीं उसने पूछी, आपसे उसने एडजस्टिंग एंट्रीज पूछी हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजस्टिंग एंट्रीज एंड जर्नल एंट्रीज, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह पे यही चल रहा होगा। अगर आपको ये दोनों जर्नल का और लेजर का आइडिया नहीं है, सॉरी टू से आपको अकाउंटिंग नहीं आ सकती, ठीक है। अब देखें करना क्या है। करना यह है कि बी कॉम की बुक में
पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है, उनमें ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद लेजर बनाना है, फिर उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, और उसके बाद आपने विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न अकाउंटिंग, आप नहीं सीख पाएंगे। ये 30 क्वेश्चन अगर आपने इन कॉन्सेप्ट के साथ किए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए, और उसके बाद जहां पर आपको मसला आया आपने पूछा, तो आपका ये जो जर्नल एंट्रीज हैं और लेजर है ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। ये क्या होगा? आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। क्लियर? गुड। तो स्टूडेंट यहां 10 मिनट्स की ब्रेक करते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है ट्रायल बैलेंस में, और स्टूडेंट ट्रायल्स में क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर होने का मतलब है कि हमने एक टेम्परेरी बेसिस पे अकाउंट्स बनाए, टेम्परेरी बेसिस पे, किस लिए? ताकि हम ये देख सकेंगे क्या ये बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर? और यहां पे फाइनल आंसर आ रहे हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कैश का जितना बैलेंस है वो यहां लिखेंगे डेबिट साइड पे, इसी तरह लाइबिलिटीज का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। आगे चलकर हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे। अभी ट्रायल बैलेंस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है थ्योरी का, कि आप इसको एक्सप्लेन करें। देखो बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर की जाती है? क्योंकि आपने जो लेजर बनाए हैं, आपने जो जर्नल एंट्रीज पास की हैं, उनको अब आपने कहां ट्रांसफर करना है? उनको आपने ट्रांसफर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे, और ग्रेजुअली आपने उनको कहां पे, उसके बाद आपने उन्हें, देखे ना, अगर कोई मिस्टेक आपने की है जर्नल बनाते हुए, लेजर बनाते हुए, तो वो आप कहां ट्रांसफर करेंगे? अगर वो मिस्टेक आपने अभी आइडेंटिफाई नहीं की तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी कहां पे? वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी स्टूडेंट्स इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसलिए उससे पहले हम ट्रायल, उसका नाम देखो ना, ट्रायल बेसिस पे हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि क्या बैलेंस आ रहा है, क्या डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है। ठीक है? ऑल दो के बहुत से मिस्टेक्स, बहुत से एरर्स ऐसे होते हैं जिसके बाद भी जो डेबिट और क्रेडिट है वो बैलेंस आता है, लेकिन वो एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि अगर कोई मसला है तो वो हमारे सामने यहीं पर आ जाए। इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है? द टोटल ऑफ ईच ऑफ दीज टू कॉलम शुड बी आइडेंटिकल, वो बैलेंस होने चाहिए। जी जी मुदस्सिर, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब क्या है? देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ईयर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज एग्जामिन ना हुई। ठीक है? हर साल एडजस्टिंग एंट्रीज का क्वेश्चन एग्जामिन होता है, किसी न किसी तरह से एग्जामिनर पूछ लेता है ये एडजस्टिंग एंट्रीज। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई वी कॉल इट एडजस्टिंग एंट्रीज। कहां पे एडजस्टिंग एंट्रीज बनती है, इनकी जरूरत क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए जैसा कि इसका नाम है एडजस्टिंग एंट्रीज, लगता क्या है? देखने से ये लगता है दैट वी नीड टू एडजस्ट समथिंग, हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करना है। एग्री? एडजस्टिंग एंट्रीज। देखें फॉर एग्जांपल, आपका अभी ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुई, आपकी ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुई, लेकिन ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुई स्टूडेंट्स, लेकिन ईयर एंड आ गया। सो इसलिए आपने ये एंट्रीज एडजस्ट करनी है।
ये एंट्रीज यूजली कब बनाई जाती हैं? ईयर एंड पे बनाई जाती हैं। देखो अगर हमने फॉर एग्जाम्पल नोवा में आप लोग आए और नोवा में आपने आते ही 40,000 पे किया फॉर 4 मंथ्स, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। नोवा में आप आए, आपने 40,000 पे किया फॉर 4 मंथ्स। अब देखो ये आप अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट तो नहीं की, अभी तो आपने सिर्फ फीस पे की है 40,000। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं प्रीपेड, कि आपने पहले ही पे कर दिया। अब जब आप 1 मंथ की पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो ये 10,000 जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, आप 10,000 का एक्सपेंस इनकर कर लेंगे, फिर आपका जो प्रीपेड है वो 30,000 रह जाएगा। इसी तरह फिर आप एक और मंथ पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, आपका 10,000 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, आई मीन प्रीपेड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा कहां पे? एक्सपेंस में। तो जैसे जैसे स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते चले जाएंगे, वो जो प्रीपेड था, प्रीपेड एसेट होता है, क्योंकि आपने भी तो वो की नहीं थी, ठीक है, इसलिए आपको क्या होगा? उसको आप एडजस्ट करेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, शायद उससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, ये हमने जुलाई 2020, जुलाई 2020 से जून 2021 तक का इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम। जब इंश्योरेंस करवाते हो एडवांस में पूरे साल का प्रीमियम देते हैं। यहां पे आके हुआ क्या है? यहां पर आके आपका ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया। देखो आपने पूरे साल का प्रीमियम पे किया था 12,000, यहां पे आपने पे किया था 12,000 पूरे साल का। लेकिन जब आपका ईयर एंड हुआ है और आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, इस बैलेंस शीट में आपने 6 मंथ्स एक्सपेंस किए। 12,000 तो आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, 6,000 आपका यहां पे एक्सपेंस होना है, 6,000 एक्सपेंस यहां पे होना है। 6,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 12,000। कहने का मतलब है कि ये 6,000 परटेन करते हैं इस साल से, ये 6,000 परटेन करते हैं इस साल से। जब हमारा ईयर एंड होगा ना, हमें इस 12,000 को एडजस्ट करना है अपनी बैलेंस शीट में, अपनी इनकम स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुई, ट्रांजैक्शन यहां जाके क्लोज होगी। ट्रांजैक्शन चल रही है, आउटस्टैंड कर रही है, लेकिन हमारा ईयर एंड आ गया, ईयर क्लोज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू एडजस्ट फ्यू एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज की जरूरत वहां पे आती है जहां पे ट्रांजैक्शन, देखो ना, ये हमेशा अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम में होता है। अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? जहां पे ट्रांजैक्शन अक्रू कर रही है, आउटस्टैंड कर रही है। क्लियर? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहां पे जो ट्रांजैक्शन अक्रू कर रही है, हमने जब देखो ना ट्रांजैक्शन आउटस्टैंड है तो हमें कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना है ना, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। अब हम देखें, वैसे एडजस्टिंग एंट्रीज बहुत सी तरह की होती है, जैसे इवन डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स हैं, आपकी प्रीपेड है, जो अभी हमने पढ़ा है, बहुत सी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। लेकिन 4 एडजस्टिंग एंट्रीज आर वेरी वेरी फेमस। हम पहले उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। स्लाइड्स नजर आ रही हैं स्टूडेंट?
देखें एडजस्टिंग एंट्रीज में हमारे पास सबसे पहली है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू किसे कहते हैं पहले आप समझ लेंगे। द फर्म रिसीव्स कैश बिफोर इट प्रोवाइड्स अ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। हमने कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की और हमने कैश पहले रिसीव कर लिया है। वी हैव रिसीव्ड कैश बिफोर इट प्रोवाइड्स अ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, हमने गुड्स और सर्विसेज अभी रिसीव नहीं की पर हमने पहले ही कैश रिसीव कर लिया। स्टूडेंट देखें, अनअर्न्ड रेवेन्यू किस अकाउंट को बोलते हैं? ये लाइबिलिटी को बोलते हैं। हमने जब पेमेंट रिसीव कर ली है और सर्विसेज डिलीवर नहीं की तो अब ये हमारी लाइबिलिटी है। अब ये क्या है? अब ये हमारी लाइबिलिटी है कि हमने सर्विसेज डिलीवर करनी है। ठीक है, अगर हमने गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिए और मतलब कैश रिसीव कर लिए, गुड्स और सर्विसेज डिलीवर नहीं की तो हमारी लाइबिलिटी है ना कि हमने वो डिलीवर करनी है। आप मुझे बताएं, जब हम द फर्म्स रिसीव कैश, जब फर्म कैश रिसीव करेगी तो क्या एंट्री पास करेगी? जब फर्म कैश रिसीव करेगी तो क्या एंट्री पास करेगी? देखें, कैश रिसीव होता है तो वेरी गुड, कैश डेबिट होता है। पहली बात तो आपके माइंड में आनी चाहिए। इसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट जो है ये क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। क्लियर? कैश डेबिट, अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो। क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। अब हमने सर्विसेज डिलीवर कर दिए, अब हमने सर्विसेज डिलीवर कर दिए, अब क्या एंट्री पास करेंगे? नाउ वी हैव डिलीवर्ड सर्विसेज। देखें, जब आप सर्विसेज डिलीवर करते हो ना, पहली बात याद रखिएगा कि जब आप सर्विसेज डिलीवर करेंगे इसका मतलब है कि आपने रेवेन्यू अर्न कर लिए। ठीक है, अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या पढ़ा था? लोग कैश से नहीं होता। जिस दिन आपने सर्विस डिलीवर कर दी, आप अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो आपने कैश का क्या करना है? मैं लास्ट एंट्री रिपीट कर देता हूं। देखें, हमने कैश रिसीव किया और अभी हमने सर्विसेज नहीं दी। सर्विसेज जब हमने नहीं दी तो वो हमारी लाइबिलिटी बन गई। अब हमने सर्विसेज डिलीवर कर दी। जब हम सर्विस डिलीवर करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? आपकी लाइबिलिटी थी कि आपको सर्विसेज डिलीवर करनी, अब आपने कर दी।
तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। इसी तरह स्टूडेंट रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू कैसे कहते हैं? सेल्स को रेवेन्यू अकाउंट। जब आपने सर्विसेज डिलीवर की हैं तो आप, इसका मतलब है आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया और आपने रिकॉर्ड कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम में जब सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं, प्रोडक्ट्स दे दी जाती हैं, तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लोज। ये मैं अनअर्न्ड रेवेन्यू हटा दूं, अगर 1 मिनट के लिए मैं इसको देखें, पहले ये क्रेडिट हुआ है फिर ये डेबिट हुआ है। जब एक चीज पहले क्रेडिट हो फिर डेबिट हो, इसका मतलब है कि नेट इफेक्ट उसका 0 हो गया। जब हमने अनअर्न्ड रेवेन्यू को पहले क्रेडिट किया बाद में डेबिट किया, पीछे क्या रह गया है? कैश अकाउंट डेबिट रह गया है, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट रह गया है। अगर मैं कैश देकर सर्विसेज डिलीवर कर देता, कैश ली और उसी टाइम सर्विसेज डिलीवर कर दी, तो एंट्री क्या बनती? कैश टू रेवेन्यू। लेकिन ये एंट्री आउटस्टैंड कर रही थी और कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि ये एडजस्टिंग एंट्री है। दैट्स व्हाई वी नीड टू एडजस्ट दिस एंट्री। तो हमने क्या किया कि हमने पहले लाइबिलिटी क्रिएट की, उस लाइबिलिटी को बाद में खत्म किया, एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट किया, अल्टीमेटली कैश टू रेवेन्यू अकाउंट बन रहा है। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? चलें अब हम चलते हैं अक्रूड रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू पे द फर्म प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज बिफोर इट रिसीव्स कैश पेमेंट। हमने कैश रिसीव नहीं किया लेकिन सर्विसेज डिलीवर कर दी हैं। पहले हमने कैश रिसीव कर लिया था, सर्विसेज डिलीवर नहीं की थी। इस दफा हमने सर्विसेज डिलीवर कर दी हैं, कैश रिसीव नहीं किया। स्टूडेंट जब सर्विसेज डिलीवर कर दी जाती हैं, जब सर्विसेज डिलीवर कर दी जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं? जब सर्विसेज डिलीवर कर दी जाती हैं तो हम क्या करते हैं? क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है? जब सर्विसेज डिलीवर कर देते हैं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले सर्विस डिलीवर की थी, तो क्या क्रेडिट किया था? जब सर्विसेज डिलीवर हो गई फौरन से आपको रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। क्लियर? और डेबिट क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल या रेवेन्यू रिसीवेबल। रेवेन्यू रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। अब क्या हुआ कि हमें कैश रिसीव हो गई, जो पहले कैश हमें रिसीव नहीं हुआ था। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमें कैश रिसीव हो गया। स्टूडेंट्स जब हमें कैश रिसीव होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? वेरी गुड, कैश डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये एसेट नेचर का होता है। ये क्या होता है? एसेट। पहले ये इंक्रीज हो रहा था, हमने इसको डेबिट किया, अब ये डिक्रीज हो रहा है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है? नहीं नहीं, ये हुआ है ना, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट तो हुआ है, बार बार थोड़ी करेंगे उसको।
रेवेन्यू तो आपने रिकॉर्ड कर लिया है ना, क्रेडिट कर लिया। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। स्टूडेंट, प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो एसेट नेचर का होता है। जैसा हमने पहले ही कहा कि द फर्म पेज कैश अहेड ऑफ टाइम फॉर एन एंटिसिपेटेड एक्सपेंस। अभी हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ, हमने क्या किया है, पहले ही पेमेंट कर दी है। एक्सपेंस अभी नहीं हुआ, हमने पहले ही पेमेंट कर दी है, इसको क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। स्टूडेंट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा, और जो कैश हमने दिया है वो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एक एसेट है, हमने पहले ही पेमेंट कर दी है, अभी एक्सपेंस हमने नहीं किया। अब हुआ ये कि हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस करना शुरू कर दिए। हमने एडवांस में रेंट दे दिया था, अब हमने वहां पे रहना शुरू कर दिए। तो जब हम रहना शुरू कर दिए तो वो रेंट एक्सपेंस बन गया, रेंट एक्सपेंस। और जो हमारा एसेट था अब वो खत्म हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। जो हमारा एसेट था वो खत्म हो गया। क्लियर? नॉट पेड। अक्रूड एक्सपेंसेस का और नाम क्या है, अनपेड। आपने अभी पे नहीं किया, ठीक है, या एक्सपेंस ड्यू के नाम से आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो सेम नाम है सारे, ठीक है। मतलब आपने देखिए एंट्री, एंट्री अभी तो यहां लिखी थी ना, ये वही एंट्री होगी, यहां पे लिखी हुई है। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा जब फर्स्ट टाइम हमने रेंट दिया होगा ना 6 महीनों का, उस टाइम हमने प्रीपेड एक्सपेंस लिखा हो और कैश हमारा गया उसे डेबिट किया। उसके बाद फिर रेंट जैसे जैसे हमने वहां रहना शुरू कर दिया, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब एक्सपेंस इनकर्ड बट कैश नॉट पेड। एक्सपेंस जब इनकर हो जाता है तो क्या हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जब एक्सपेंस इनकर हो जाता है हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूअल अकाउंटिंग यही तो कहता है रेवेन्यू इनकर हुए रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस इनकर हुए रिकॉर्ड करो, भूल जाओ कैश मिला है या दिया है नहीं दिया, एक्सपेंस इनकर हुए हम एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब एक्सपेंस होता है वो डेबिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस एक्सपेंस, क्रेडिट क्या होगा,
नहीं नहीं, अभी तनवीर कैश तो दिए ही नहीं है। देखो क्या लिखा है, कैश नॉट पेड, वेजेस एक्सपेंस पेएबल, ठीक है, या वेजेस पेएबल लिख लें या वेजेस एक्सपेंस पेएबल, हमारी लाइबिलिटी है ना, वी हैव टू पे, वी हैव टू पे, ठीक है। अच्छा, अब हमने पेमेंट कर दी है, अब हमने पेमेंट कर दी है, जो पेमेंट हमने नहीं की थी ना, वेज एम्प्लॉय ने काम कर लिया था, हमने सैलरी नहीं दी, अब हमने सैलरी दे दी है। सिस्टम। अब चलते हैं स्टूडेंट पास्ट पेपर्स की तरफ, अब चलते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ। नजर आ रहे हैं पास्ट पेपर्स? प्रिपेयर, देखिए मेन एंट्रीज यही होती हैं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट सबसे पहले इसकी पढ़ें, प्रिपेयर द एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज दैट वर मेड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। देखें एडजस्टिंग एंट्री वहां पे बनेगी जहां बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट में कोई डिफरेंस होगा। बिफोर एडजस्टमेंट भी 10,400 था, आफ्टर एडजस्टमेंट भी 10,400 था, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। जहां पे डिफरेंस होगा आप उनकी एंट्रीज बनाएंगे। जी स्टूडेंट्स, इनको नोटबुक पे एंट्रीज बनाएं उसी पैटर्न में जिस तरह हमने बनाया कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे। रिसीवेबल जब इंक्रीज हो रहा है तो आपको फौरन आपके माइंड में क्या आना चाहिए, जब अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट होता है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो अकाउंट रिसीवेबल डेफिनेटली डेबिट होना चाहिए, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्यों हो रहा है, अमाउंट ही देखें इधर लिखी हुई है 1200 से। अकाउंट रिसीवेबल जब डेबिट होता है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि हमने अभी पैसे रिसीव नहीं किए, काम कर दिए लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो देखें रेवेन्यू, वेरी गुड, सर्विस रेवेन्यू, आप तो यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें 1200 का डिफरेंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया है लेकिन पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। क्लियर? अब आ जाएं सप्लाईज पे। देखें सप्लाईज कम हो रही हैं। बेसिकली सप्लाईज अकाउंट होता है सप्लाईज अकाउंट, जिसमें हमने सप्लाईज रखी हुई होती हैं, जैसे जैसे हम उनको यूज करते चले जाते हैं वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमने 2300 की रखी हुई थी सप्लाईज, जो कि 700 पे पहुंच गई हैं। तो हमने कितना एक्सपेंस कर लिया है, सप्लाईज कितनी यूज कर ली हैं, सप्लाईज एक्सपेंस टू सप्लाईज 1600 की। देखो ये एक किस्म की प्रीपेड की तरह की एंट्री है कि आपने जब यूज कर लिए उसको एक्सपेंस आउट कर लिए, जैसे जैसे यूज होती चली जाएंगी एक्सपेंस आउट होती चली जाएंगी। तो ये सप्लाईज थी, ठीक है। ये देखें सप्लाईज एक्सपेंस, यहां से भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। फिर आ जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड एसेट होता है। प्रीपेड की नेचर क्या होती है, एसेट। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रीपेड जब डिक्रीज होगा, एसेट जब डिक्रीज होगा
तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जी जी, एसेट्स हैं ये, बिल्कुल। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही है, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो रहा है। मतलब हमने इंश्योरेंस की पेमेंट पहले ही कर दी थी और अब हम उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1500। क्लियर? इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास इसके बाद है इक्विपमेंट में देखें कोई चेंज नहीं है। फिर आ जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस अकाउंट है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, इसकी नेचर क्रेडिट होती है, इसकी नेचर क्रेडिट होती है, लेकिन लिखा हुआ भी क्रेडिट साइड पे है ये। एक्यूमुलेटेड पहले 3600 का था, अब 4900 का है। और इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन इसमें चली गई है, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 1300। यहां आप लिखेंगे इक्विपमेंट ताकि पता लगे कि ये इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल में कोई चेंज नहीं है। सैलरीज एंड वेजेस पेएबल पहले 0 था और अब 1100 है। पेएबल कौन सा अकाउंट होता है, पेएबल एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होता है। जब लाइबिलिटी 0 से इंक्रीज कर गई है, सैलरी एंड वेजेस पेएबल, तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यही चीजें तो हमने पढ़ी हैं आज, ठीक है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट इसका मतलब है कि हमने अभी पेमेंट नहीं की, कैश नहीं दिया, एक्सपेंस इनकर हो गया है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस इनकर हो गए हैं, लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, वो हमारी लाइबिलिटी है। क्लियर? अब देखें अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या क्या नेचर थी, क्या पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अनअर्न्ड रेवेन्यू की क्या नेचर है, 1500 से 800 पे गया है, लाइबिलिटी होती है। अनअर्न्ड रेवेन्यू इज अ लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू जो है वो डेबिट होगा। अनअर्न्ड रेवेन्यू कितना है, कितना है स्टूडेंट, 700, ठीक है, 700। मतलब हमने अर्न कर लिए, पैसे ले लिए थे, सर्विसेज डिलीवर नहीं की थी, लेकिन अब सर्विसेज डिलीवर कर दी हैं, लाइबिलिटी डेबिट हो गई है। जब सर्विसेज डिलीवर करते हैं तो जो रेवेन्यू अकाउंट होता है डेफिनेटली वो क्रेडिट हो रहा होता है, ठीक है। कितने से, 700 से। रेंट रेवेन्यू, ठीक है, उसके साथ आपने लिखना जरूर है कि ये रेंट रेवेन्यू। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन यहां पे? अच्छा, ये इसके अलावा तो कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। चलो, सारी एंट्रीज को हमने एड्रेस कर दिए। ये टोटल हमारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन। देखें, मेजर एंट्रीज वही हैं जो 4 हमने पढ़ी हैं। उसके अलावा डेप्रिसिएशन भी है, सप्लाईज भी है, बहुत सी चीजें आएंगी आगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। लास्ट एंट्री में रिपीट कर देता हूं, मुझे बताएं अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, वेदर इट इज अ एसेट और लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी है। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि हमने अर्न नहीं किया,
पेमेंट ले लिए, काम नहीं किया, पेमेंट ले लिए लेकिन काम नहीं किया। ठीक है, तो जब हमने काम नहीं किया वो हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन अब देखो ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब है हमने काम कर दिए, सर्विसेज डिलीवर कर दी हैं। जब सर्विसेज डिलीवर हो जाती हैं तो डेफिनेटली रेवेन्यू अर्न हो जाता है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। रेंट अर्न रेवेन्यू इसलिए हमने डेबिट किया और रेंट रेवेन्यू हमने क्रेडिट कर दिए। इन एंट्रीज को हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। यहां पे लेजर फोलियो आएगा, मैं आपको रिपीटेडली ये चीज बता चुका हूं। यहां डेबिट आएगा, यहां क्रेडिट आएगा, यहां पे एंट्री आएगी, यहां इसकी नरेशन आएगी। क्लियर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, यहां पे हर साल डेप्रिसिएशन इकट्ठी होती चली जाती है, हर साल। An increase in owner's equity as a result of earning revenue and incurring expenses is called, very good, net income, net income. ठीक है, an accounting concept intended to avoid overstatement of financial strength or earning is called कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, इसमें हम ओवर स्टेटमेंट को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट अवॉइड करते हैं। अच्छा, द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज्ड इन डिटरमिनिंग व्हेन एक्सपेंसेस शुड बी ऑफसेट अगेंस्ट रेवेन्यू, वो टाइम पीरियड जिसका वो रेवेन्यू है उसी का एक्सपेंस सेट ऑफ होगा। जिस टाइम का वो रेवेन्यू है उसी में एक्सपेंस सेट ऑफ होगा, इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज्ड इन डिटरमिनिंग व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। स्टूडेंट बहुत डिटेल बात की थी इस पे। व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इज कॉल्ड रियलाइजेशन। The systematic allocation of the cost of a long-lived asset such as building or equipment to expense over the useful life of the asset is called, very good, depreciation. The procedures for transferring the balances of revenue, अच्छा, recognizing revenue when it is earned, recognizing revenue with accrual basis of accounting, recognize revenue when it is earned, पैसा मिला या नहीं मिला इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो जब अर्न कर लिए, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लें जब इनकर हो गए, फॉरगेट अबाउट कैश। The procedures for transferring the balances of revenue, expense, income, summary and orders drawing account into the owner's capital account is called, ये nominal accounts की बात हो रही है, closing entries, very good. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने का मतलब ये था कि थोड़ी बहुत एंट्रीज, थोड़ी बहुत थ्योरी भी आप लोगों ने देखनी है जो हमने पढ़ी है, इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में इस तरह के और भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखें अब आपकी असाइनमेंट क्या है स्टूडेंट, आपकी असाइनमेंट क्या है?